स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के नारायण कंपाउंड में एक मोती के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। मोती बनाने वाली ये 3 मंजिला इमारत में आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आग कितनी भीषण लगी है। धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता हुआ नजर आ रहा है। एक माला, 2 माला, 3 माले का है ना। वहीं हैदराबाद के साईं बाबा नगर में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लगने से इलाके में काफी अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने में जुट गई है। आग लगने के पीछे की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। खबर पूर्णिया से। यहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा खड़ी एम्बुलेंस में ट्रक की टक्कर के बाद हुआ और इस हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलालगढ़ के काली मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। और आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो पश्चिम बंगाल की है, जहां बांकुरा में एक वाटर टैंक धराशायी हो गया। सारंगी इलाके में वाटर टैंक मौजूद था। आसपास के ग्रामीणों ने कई बार इसके जर्जर होने की सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब वाटर टैंक गिरा तो उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। और देखिए किस तरह से वाटर टैंक धराशायी हो गया। 3 साल पहले 165 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था, लेकिन आज धड़ाम से वाटर टैंक जमींदोज हो गया। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं असम की, जहां गुवाहाटी में सैकड़ों की संख्या में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सभी उग्रवादी 8 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्य हैं। गुवाहाटी में ये ना तो सीएम सर्बानंद सोनोवाल का दरबार है और ना ही राज्य का कोई रिक्रूटमेंट मेला। ये नजारा तो सोनोवाल सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने वाले वो उन उग्रवादियों का है जिन्हें देश में दहशत फैलाने का ठेका मिला हुआ था, लेकिन इन्होंने दहशतगर्दी छोड़कर शांति का रास्ता अपनाने और अपने भविष्य को सुधारने का फैसला किया और सीएम सोनोवाल के सामने अपने हथियार डाल दिए। सीएम के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 644 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये सभी उग्रवादी 8 अलग अलग प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य हैं। ये प्रतिबंधित संगठन उल्फा, NDFB, RNLF, KLO, CPI माओवादी, NSLA, ADF और NLF भी हैं। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में उग्रवादियों का AK-47 जैसे हथियारों के साथ सरेंडर करना असम पुलिस ही नहीं बल्कि असम सरकार के लिए भी इतिहास बन गया है। This is an important day for Assam. ये असम और असम पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, खास तौर पर जब उग्रवादी गतिविधियां चल रही है और जल्द चुनाव भी होने वाले हैं। उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास हथियार आना बहुत बड़ी बात है। असम सरकार और पुलिस आत्मसमर्पण कर चुके इन उग्रवादियों के पुनर्वास की व्यवस्था में जुट गई है, ताकि उग्रवाद का रास्ता छोड़ अमन चैन के रास्ते पर चलने को तैयार इन उग्रवादियों का जीवन खुशहाल बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबर कटिहार से। यहां मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद 217 जब्त कछुए को मनिहारी गंगा नदी में छोड़ दिया गया। वन विभाग के रेंज ऑफिसर BN मंडल और मनिहारी CO संजीव कुमार की मौजूदगी में कछुए को नदी में छोड़ा गया। बारसोई स्टेशन पर RPF ने ट्रेन की बोगी से 217 कछुए बरामद किया था। उसके बाद सीजर लिस्ट बनाकर कोर्ट में दी गई। इसके बाद कोर्ट ने BDO CO को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। रेलवे स्टेशन के RPF वाले पकड़े, वो उन्होंने जब्त किया। जब्त के बाद हमको सूचना दिया कटिहार कि
कछुआ पकड़ाया है, हमने सीजर किया है। आप आइए, इसको अपने कस्टडी में हैंडओवर लीजिए। वो 217 पीस कछुआ हैंडओवर किया 8 बैग में। वो 8 बैग कछुआ को सीजीएम के सामने प्रोड्यूस किया। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इन कछुआ को गंगा नदी में छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2020 का अपना पहला मन की बात कार्यक्रम 26 जनवरी को करेंगे। आमतौर पर पीएम मोदी का यह कार्यक्रम रविवार सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस होने के कारण समय में बदलाव किया गया है। इस रविवार को प्रधानमंत्री मोदी शाम को 6 बजे मन की बात करेंगे। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम का 61वां संस्करण होगा। मन की बात अपडेट्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के मुताबिक पीएम मोदी के 2020 के मासिक कार्यक्रम का पहला संबोधन गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को शाम 6 बजे होगा। यह भी पहली बार है जब कार्यक्रम का समय बदला गया है। मन की बात 26 जनवरी को शाम 6 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और नरेंद्र मोदी ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। और अब बात नन्हा मुन्ना कांग्रेस की। कांग्रेस को हंसता देखिए, कांग्रेस को रोता देखिए, कांग्रेस की शरारत देखिए, कांग्रेस की मुस्कुराहट देखिए, कांग्रेस की खिलखिलाहट देखिए, कांग्रेस का प्यार देखिए, कांग्रेस का गुस्सा देखिए, कांग्रेस का अंदाज देखिए, कांग्रेस को बिंदास देखिए, कांग्रेस की जिद देखिए। नन्हा मुन्ना कांग्रेस हूं, चुनाव लड़ेगा तो ये हाथ का सिपाही हूं। जी हाँ, सोचिए अगर हमारे आसपास के लोगों के नाम राजनीतिक पार्टियों के होने लगे तो क्या होगा। जरा सोचिए वो अपना परिचय कैसे देंगे। हाय मैं कांग्रेस, हेलो मैं बीजेपी। सोचिए लोगों के रिएक्शन कैसे होंगे। लेकिन अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि लेक सिटी में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अपने बेटे का नाम ही कांग्रेस जैन रखा है। समर्पण का नाम कांग्रेस, प्रेरणा का नाम कांग्रेस, कार्यकर्ता की जान कांग्रेस, सिपाही की पहचान कांग्रेस, जीवन का आनंद कांग्रेस। नाम कांग्रेस जैन, पिता विनोद जैन, माता वंदना जैन, निवासी उदयपुर। जी हां, मानो या ना मानो, इस बच्चे का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस जैन। और ये नाम इसे दिया है इसके पिता विनोद जैन ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अशोक गहलोत के बड़े फैन हैं। 18 साल बाद जब उदयपुर के रहने वाले विनोद जैन के घर बेटे का जन्म हुआ, विनोद ने अपने बेटे का नाम रखना चाहा तो सबसे पहले पार्टी का नाम ध्यान में आया और बेटे का नाम ही पार्टी के ऊपर रख दिया। बस फिर क्या था, बेटे का नामांकन कांग्रेस हो गया। पार्टी के प्रति समर्पण और अशोक गहलोत जी के साथ में रहते हुए मैंने ये तय तो था ही कि अगर बेटा होगा मेरा तो मैं कांग्रेस जैन ही रखूँगा, पर मैंने अपने तक ही सीमित रख रखा था और मुझे थोड़ा सा समय लगा इसको करने में और कल मैंने सरकारी मोहर इस पर लगा दी है। मुझे इसमें लगभग घर पे मनाने के लिए बेटियों को संतुष्ट करने में मुझे लगभग 5 से 6 महीने लग गए हैं। पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, सोचा था कि ये क्या नाम है, क्या कांग्रेस, सब हंसेंगे कि बेटे के साथ ये तो पार्टी का नाम है, कांग्रेस नाम कोई रखता है क्या। उसके लिए कम से कम 5-6 महीने लग गए, कांग्रेस नाम रखे या नहीं रखे। फिर नहीं माने, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम बहुत अच्छा है, आने जो भी सुनेगा एक बार तो लगेगा कि नहीं ये नाम है क्या, लेकिन हो सकता है अच्छा नाम हो जाए, आगे बहुत से अपने बच्चों का नाम कांग्रेस रख भी देवे। फिर मैंने भी हाँ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। बेटे का नाम कांग्रेस जैन रखने के पीछे विनोद जैन की अपने तर्क हैं
उनका मानना है कि कांग्रेस उनके बच्चे के लिए सबसे फिट और हिट नाम है, क्योंकि उनका पूरा परिवार हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है और ये नाम पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाता है। मैं विनोद जैन कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस से मेरे राजनीतिक शुरुआत 1993 से 1995 के बीच में एनयूसी से महासचिव के तौर पे मैंने राजसमंद जिले से शुरुआत की। तब से लेके अब तक मैं निरंतर अशोक गहलोत जी के साथ में रह के और उन्हीं के लिए मैं काम करता और मेरा एक ही आइडियल है अशोक गहलोत जी। वर्तमान में मैं टीम लोकेश शर्मा का सक्रिय सदस्य हूँ, जो सोशल मीडिया के लिए राजस्थान में काफ़ी सक्रिय है और मैं पूरा संभाग टीम लोकेश शर्मा का संभालता हूँ। विनोद का कहना है कि बड़ा होकर कांग्रेस जैन भी केवल कांग्रेस ही ज्वाइन करेगा और ये सोच के रखा है कि मेरे नाम रखने के बाद घर घर में जिनके भी बेटे होंगे कांग्रेस जिनके, और आने वाले टाइम पे जब ये 18 साल का होगा फिर से वही समय आ जाएगा जब लोग अपन कहते थे पहले भी कि कांग्रेस ने 50 साल राज किया, 60 साल राज किया, वो समय वापस अब बहुत जल्दी आने वाला है। ये हर कार्यकर्ता को आने वाले 18 साल जब 18 साल का होगा तब पूरे देश में कांग्रेस ही होगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने लीग से हटकर नाम रखा हो। इससे पहले भी अजब गजब नाम रखे जा चुके हैं। 2016 में नोटबंदी लागू की गई थी, तब यूपी के कानपुर में एक बच्चे का नाम खजांची रखा गया था। हाल ही में जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया, तो दिल्ली में रहने वाले एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार ने अपनी बेटी का नाम ही नागरिकता रख दिया था। जाहिर तौर पर नाम जब लीग से हटकर हो तो सुर्खियां तो लाजमी है। जब पार्टी के लिए प्यार बेशुमार हो, समर्पण का भाव हो, विश्वास अडिग हो, तो पार्टी बस नाम नहीं परिवार का हिस्सा बन जाती है और उदयपुर का ये नन्हा कांग्रेस उसकी एक मिसाल है। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली के साथ सतीश की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है ताकि जन्नत का तेजी से विकास हो सके। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौट आई है। अब वहां के विकास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सुपर स्टेट बनाने के सपने देखे होते। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज देने की मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। अब इन पैसे के जरिए जन्नत में जिंदगी को संवारा जाएगा। पैसे सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी आधारभूत संरचना पर खर्च किए जाएंगे। 370 लगने के बाद में और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद में लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब केंद्र सरकार कुछ अच्छे काम करेंगी। वहाँ पे IIT, IIM, कई बड़ी बिजली की परियोजना, ऐसे जो विकास के काम थे, निश्चित ही उसको अब गति मिलेंगी, तेजी से वो काम होंगे। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार तमाम तरह के कामों में जुटी हुई है। वहां आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चला रखी है। इससे वहां के आवाम में खुशी का माहौल है। फिलहाल 36 केंद्रीय मंत्रियों का दल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। वे वहां पर जाकर आम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। साथ ही वहां के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। आज दौरा हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? लोगों में जबरदस्त एतमाद है, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और उस पॉजिटिव माहौल को और लोगों के बीच जाकर के, लोगों के संपर्क के साथ, लोगों के संवाद के माध्यम से हम लोगों में और मजबूती के साथ जो बदलाव, बेहतरी के लिए बदलाव है, उसके माहौल को इस तरह के दौरे होने चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हालांकि पिछले 6 महीने में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की बनाई हुई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन में तेजी आई है, लेकिन मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि जो हर घर तक जल पहुंचाने की स्कीम और जिसके लिए अंतिम तिथि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 रखी थी, उसको जम्मू कश्मीर की सरकार ने, यहाँ की व्यवस्था ने उसको अपने लिए दिसंबर 2021 का टारगेट तय किया कि हम 2 साल में पूरा करेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर को लेकर खास नजर बनी हुई है। वे बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कश्मीर दौरे पर गए मंत्रियों से फीडबैक भी लिया। 80,000 करोड़ के पैकेज के ऐलान से वहां विकास की रफ्तार तेज होगी।
जो एक अच्छा संकेत है। पिछले साल अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बुलेटिन में खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे दिखाएंगे आपको -12 डिग्री में कदमताल। हिमाचल प्रदेश के कबायली जिला लाहौल स्पीति के हेड ऑफिस केलांग के पुलिस ग्राउंड में 71वें गणतंत्र दिवस के लिए परेड का रिहर्सल जोर शोर से चल रहा है। रिहर्सल में पुलिस जवान, होमगार्ड के जवान, स्काउट एंड गाइड और एनएसएस के स्टूडेंट शामिल हैं। इन दोनों घाटी का तापमान -12 डिग्री है। धूप खिलने के बावजूद गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन वहां उस हालात में भी कदमताल देखिए जवानों का। बिहार का रुख करते हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन पोस्टर वार में कोई कमी नहीं दिख रही है। आज आरजेडी की ओर से पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बिहार के एनडीए सरकार को बिहार को बर्बाद करने वाला, डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार बताया गया है। इस पोस्टर वार का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। बिहार विधानसभा के चुनाव में भले ही अभी 10 महीने की देरी है, लेकिन सोशल मीडिया और पोस्टर वार लगातार देखे जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। कभी जदयू, कभी भाजपा और कभी आरजेडी। और आरजेडी की तरफ से एक और नया ये पोस्टर लगाया गया है, बिहार को बर्बाद करने वाला ट्रबल इंजन। हम आपको बता दें कि बार बार एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और ये देखिए आरजेडी ने लिखा है ट्रबल इंजन। लूट एक्सप्रेस, झूठ एक्सप्रेस। लूट में दिखाया है नीतीश कुमार का चेहरा, झूठ एक्सप्रेस में दिखाया गया है सुशील कुमार मोदी का चेहरा। और ये आरजेडी के दफ्तर के ठीक सामने लगाया गया है, जिस आरजेडी के दफ्तर में आजकल ताला लटका रहता है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह है, वो राजद के कार्यालय पे ताला लगा के रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रबल इंजन, और इसके पहले भी आप देखिए ये झूठ की टोकरी, घोटाले का धंधा, ये पोस्टर लगाया गया था राजद की तरफ से। और आज एक नया पोस्टर लगाया गया है ट्रबल इंजन। जैसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है एनडीए की तरफ से, ट्रबल इंजन कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से। क्या है ट्रबल यहाँ? इंजन पूरा बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। एक इंजन लूट और एक इंजन झूठ। ये पोस्टर ये दिखा रहा है कि बिहार में डबल इंजन का बात करने वाले लोग का असली चेहरा यही है। ये लूट और छूट की खेती अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्या हुआ है लूट और क्या हुआ है झूठ, आप बताएंगे कुछ? लूट तो पूरा सृजन से लेकर के आज 40 घोटाले इस राज्य में लूट हुआ है। और जिस तरह से झूठ की खेती की गई थी, सुबह से शाम तक संवाददाता सम्मेलन किया गया था। इसीलिए किया गया था कि तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी के परिवार, वो सारा झूठ का पर्दाफाश हो गया। तेजस्वी यादव जी पाक साफ हैं, ये पूरा बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो अब ये झूठ और लूट का जो ठिकाना बनाए हुए हैं डबल इंजन, ये ट्रबल इंजन हो गया है बिहार में। अब इसको लोग 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के मूड में बिहार की जनता इस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।